बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं। आप AQS लाइव पे इनको सुनते रहते हैं। आज कुछ एक अहम डेवलपमेंट हुई है विद इन सुप्रीम कोर्ट, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस इजाजुल एहसन ने जो है वो एक लेटर लिखा है, और उस लेटर में उन्होंने जो बेंचेस तश्कील दिए गए और ख़ुसूसन जो मिलिट्री कोर्ट का बेंच तश्कील दिया गया, इस पे एतराज़ात उठाए हैं। अब पहली बात है कि क्या उनका एतराज़ बनता भी है या नहीं बनता, क्योंकि अगर आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट का जो मुकदमा है वो तो ख़ुद जस्टिस इजाजुल एहसन सुन चुके हैं, और ये भी खबर आ रही है कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने खुद ये इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिया था। लेकिन उसके बाद अब ख़त लिखने की क्या तुक बनती है? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये भी यूथिया न्यूज़ नेटवर्क को सिर्फ चूरन ही बेचना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसी परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं, जबकि वो खुद एग्री हो चुके थे और ख़ुद उन्होंने इख्तियार दे दिया था? तो इस हवाले से कयूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आप ये बता दें कि ये जो ख़त लिखा गया, आप इस ख़त को कैसे देखते हैं, और इसकी को आप कितना अहम और या इसको कितना आप इम्पोर्टेंट समझते हैं कि जो उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं, क्या उनके एतराज़ वाकई वैलिड बनते हैं, या महज सिर्फ एक परसेप्शन मैनेजमेंट के तौर पे सिर्फ आप इसको देख रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि दो चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही हैं। जो एक होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर आए, और बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि जी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमारा भी यही मुतालबा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो कुछ लोग जो हैं वो पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पे ये एतराज़ करते थे कि जनाब वो ख़त लिख देते हैं, बिल्कुल ठीक है, और जो है वो इस तरह से चलता है और ये होता है वो होता है। आज जस्टिस इजाजुल एहसन ने उनकी जो है वो पैरवी की, और सेक्रेटरी जो है कमेटी यानी रजिस्ट्रार को मुखातिब करते हुए उन्होंने ख़त लिखा है। सही है। और उस ख़त के अंदर जो है वो उन्होंने कुछ एतराज़ात किए हैं। पहली बात तो ये कि वो ये तस्लीम करते हैं, एक बात तो वो तस्लीम करते हैं, आपको छोटा सा मैं पीछे ले जाऊँ। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि आपको याद होगा एक हमारी पिटीशन थी, उस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने एक ऑर्डर किया था 2 रुकनी बेंच ने। फिर उसके ऊपर आई डोंट नो कौन सी जुरिस्डिक्शन में उमर अता बंदियाल साहब ने एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बना लिया था, और उसके अंदर वो तमाम जज साहिबान जो जिनको हम ख्याल कहते हैं हाँ, उनको बिठा दिया था। उनको बिठा सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ जो आपकी पिटीशन। जी हाँ, बिल्कुल, सहाफ़ियों को हरासा करने से, उनको हटाने से मुताल्लिक़। तो उस पिटीशन को मुर्दा किया, फिर उसी पिटीशन को जिंदा किया, और जिंदा करके जो है वो ये फैसला दिया कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है। सही है। और फिर जो है वो उन्होंने तमाम इख्तियारात जो हैं वो चीफ जस्टिस की ज़ात में अज़ खुद नोटिस लेने के मरकूज़ कर दिए। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया। ये उसी 8 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, जिसको हम फिर एक मरतबा हम ख्याल जजिस के नाम से मशहूर थे, ये उस बेंच का भी हिस्सा थे। और जो है ये अपना उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बगैर कानून बने ही आने से पहले स्टे कर दिया। हाँ, हवा में उड़ा दिया था। और चीफ जस्टिस 6 महीने तक अपने वो इख्तियारात स्टे ऑर्डर के ऊपर इस्तेमाल करते रहे। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब फुल कोर्ट बना, फुल कोर्ट के अंदर अक्सरियत ने जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को वैलिड करार दिया, और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जिसके तहत 3 रुकनी जजेस कमेटी बनती है, बिल्कुल उसी 3 रुकनी जजेस कमेटी यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कि इस कानून को इन्होंने कहा कि वो गैर आईनी है। इन्होंने भी कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कहा, और जो 5 जज साहबान उनकी बिल्कुल राय डिफरेंट थी। इन्होंने उसको गैर आईनी करार दिया। बिल्कुल। लेकिन अक्सरियत का फैसला तो हो गया। अब जो है बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि वो कानून जिसको ये खुद गैर आईनी करार दे चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं किसी एक चीज़ को गैर आईनी करार दे दूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, तो फिर उसके बाद मुझे कहना चाहिए था कि क्योंकि मैं इस पे गैर आईनी करार दे चुका हूँ, तो मेरी जगह आप दूसरे किसी सीनियर जज को जो है वो शामिल कर लीजिए। लेकिन नहीं किया। वो कमेटी के अंदर बैठे, चलो कमेटी के अंदर कहा गया था कि 3 सीनियर जज साहिबान होंगे। ठीक है। अब फिर जो है वो जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो मुकदमा आया, बिल्कुल आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात थे, और फिर उसके बाद तकरीबन मई के महीने के अंदर ही ये पिटीशंस आ गई, और उन पिटीशंस के ऊपर जो है उमर अता बंदियाल साहब ने एक 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। और ये क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला जो है वो था
तो इन दो जज साहबान ने कहा कि हम रिक्यूज नहीं कर रहे हैं। सही है, जस्टिस और सरदार तारिक मसूद साहब ने, और वो बेंच से उठ गए। उन्होंने कहा बेंचेस की तश्कील के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया, तो उसके बाद ये जजेस की कमेटी को बेंच बनाना चाहिए। उन्होंने बेंच की जो तश्कील है उसको गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन वो केस सुनने से इनकारी नहीं हुए थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जस्टिस काजी फैज साहब ने ये भी कहा था उन्होंने कि वो जो है जो फौजी अदालतों की आईनी तरमीम थी उसको भी जो है वो कलअदम करार दे चुके, ऑल दो के वो माइनॉरिटी नोट था। सही है। और जवाद ख्वाजा भी जो है वो जो एप्लीकेंट थे उसके अंदर, उन्होंने भी जो है वो उस जो तरमीम थी उसके हवाले से उसको कलअदम करार दिया था। सही है। अच्छा, अब उसके बाद जो है फिर बेंच दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ जी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि जनाब अगर किसी को इतराज़ है तो मुझे बता दें। किसी ने इतराज़ नहीं किया, लेकिन अगले दिन जब हेयरिंग हुई तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जी जवाद ख्वाजा साहब से आपकी रिश्तेदारी है, सही है, तो आप बेंच से उठ जाए। तो उस पर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह उस बेंच से उठ गए। ठीक है, 6 रुकनी बन गया, 6 रुकनी बेंच हो गया। और वो फिर जो है वो जस्टिस उमर बंदयाल की सरवाही में तकरीबन 6 महीने तक समात करता रहा सिविल मिलिट्री, कोई रिलीफ नहीं दिया उसमें, स्टे भी नहीं दिया था। वो गवर्नमेंट ने यकीन दहानी कराई कि जब तक इस केस का फैसला नहीं कर लेते हैं उस वक्त तक जो है वो ट्रायल शुरू नहीं होगा। और फिर उन्होंने कहा कि इनको खाने की बंदोबस्त किया जाए, इनको मुलाकात दी जाए, टेलीफोन पर बात करवाई जाए, पढ़ने के लिए किताबें दी जाए। बहरहाल फिर 18 सितंबर आ गया, 17 सितंबर, और उमर अता बंदयाल साहब इस 6 माह तक लटकाने के बाद इस केस को और कोई फैसला दिए बगैर रिटायर हो गए, चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो 5, क्योंकि ये हेयरिंग कर रहा था, 5 रुकनी बेंच जो है वो बना दिया गया, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन थे और बाकी वही जस्टिस मुनीब अख्तर थे। मैं नाम ले देता हूँ, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस या अफरीदी थे, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी थे, और जस्टिस आयशा मलिक थे। बिल्कुल। उसमें ये फिर अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद 4-1 से फैसला आया 3 काउंट्स के ऊपर। जो सेक्शन 2(1)(d) और 2 है उस पे पर जस्टिस या अफरीदी ने कहा कि वो इससे इख्तलाफ करते हैं। ठीक है। और बाकी जो था कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, वो आम अदालतों में होना चाहिए, उससे उन्होंने इत्तफाक किया। अब उसके बाद जो है वो अपीलें आ गई। अब इतनी देर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है उसको भी एक वैलिड लॉ डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब जो है इंट्रा कोर्ट अपीलों का फैसला कि कब लगेंगी वो 30 नवंबर को हो गया। ठीक हो गया। ठीक है, जिस कमेटी में ये भी शामिल थे। अब ये जो है ना मामला, इसमें सरदार तारिक मसूद ने भी अपनी एक राय जरूर दी थी मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, लेकिन वो अब इस बेंच के अंदर इसलिए बैठ सकते हैं क्योंकि मेंटेनेबिलिटी तो तय होगी, अब तो ये अपील है। ठीक हो गया। तो अब जो है उसमें ये तय हुआ, जैसा कि जस्टिस मुनीब अख्तर अपने ही खत के अंदर कहते हैं कि ये तय हुआ कि 7 जजेस पर जो है ना मुश्तमिल बेंच बनाएगा और सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर बनाया जाएगा। और अगर कोई जज एतराज करेगा बेंच में बैठने से तो वो बेंच उससे अगले जज साहबान जो है वो उनको उसमें शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, अब हमें नहीं पता है, ये इख्तियार उन्होंने दिया चीफ जस्टिस को, और जाहिर कमेटी के अंदर हुआ था, वो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। सही है। उसके बाद जो है एक और चीज़ भी है कि जैसे इजाजुल एहसन जो हैं वो बड़े ऑनरेबल जज हैं, बासद एहतराम के साथ, जहाँ मेरा पहले ये एतराज़ है उनके ऊपर कि एक कानून जिसको इन्होंने गैर आईनी करार दिया, फिर उसी कानून को जब वैलिड हो गया तो फिर उस कमेटी का हिस्सा रहे। असूलन कहते कि जनाब मैं नहीं बैठूंगा, मेरी राय अभी भी वही है क्योंकि मेरा तो फैसला वही है। सही है। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, और ये सेटल्ड लॉ है कि जब अपील आती है उसके किसी फैसले के खिलाफ तो वो जज साहिबान नहीं सुनते हैं बल्कि उसे मुख्तलिफ बेंच सुनता है। ठीक है। अब मुख्तलिफ बेंच की तरतीब क्या हो सकती थी, यही कह रहे हैं। अब ये इनका शिकवा है कि जनाब वो सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर नहीं बना। अब हमें नहीं पता है कि क्योंकि खुद कह रहे हैं कि जजिस से मशवरे के बाद बेंच तश्कील देना था, अब किस जज ने बैठने से इनकार किया या किसने नहीं किया है। सही है। लेकिन इन 5 जज साहबान को निकाल के और काजी फैज़ और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को निकाल के फिर जो सीनियरिटी के ऊपर बेंच बनता है वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के बाद के बेंचेस हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें 2 जज साहबानी, एक जस्टिस शाहिद वहीद और एक शायद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। ठीक है। अच्छा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, और उन्होंने कुछ उनसे पूछा होगा, उनसे उनकी क्या राय दी होगी, वो पता लग जाएगा। जब ये खत आया तो लाजमी तौर के ऊपर एक जो है वो उसकी जो भी सूरत हाल होगी वो बन जाएगी। यानी कि पहले 30 नवंबर को इंट्रा कोर्ट अपील फिक्स करने के हवाले से
फैसला हो चुका हुआ था। उसके बाद ये 7 दिसंबर की मीटिंग की बात कर रहे हैं और ये शिकवा कर रहे हैं कि जब ये हो गया था, मैंने 6:30 बजे तक मुख्तलिफ फ़ोन किए, लेकिन मुझे वो मीटिंग मिनट्स नहीं दी है, क्योंकि ये तय हुआ था कि जी वो कमेटी के अंदर आएंगे, लिहाजा उस पर मैंने फैसला नहीं किया कि मैं उस पर खामोश रहता या राय देता। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून जो है वो ये कहता है कि 3 में से जो 2 जज साहबान की अक्सरियत होगी वो उसका कमेटी का फैसला, अक्सरियत का फैसला, उसके रूल्स जो हैं वो भी आ चुके हैं। सही है। तो अब एक मेरा और फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या जिस फैसले की एक एपलेट बेंच जो है वो स्क्रूटनी करेगा, तो क्या जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो हैं उनको फिर जुडिशल प्रोप्राइटी के ऊपर क्या ये नहीं कहना चाहिए था कि क्योंकि ये मेरा फैसला है और इसके ऊपर बेंच में बनाने में मेरी वैसे ही राय शामिल नहीं होनी चाहिए, सही बात है, आप जो है वो कर लें। लेकिन बहरहाल शायद कानूनी मजबूरी होगी और उन्होंने इतराज करे, तो बड़ी अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर होगी। और इस हवाले से जो पहले जजेस कमेटी के मीटिंग मिनट्स जारी हुए थे और इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने इस खत के साथ जो है वो एक और पिछला खत भी कोई है वो तो नहीं आया, वो तो जारी नहीं किया, लेकिन ये जो है वो जारी हो गया। वैसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे हमने देखा नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ जरियों से ये चलता हुआ आ गया और शायद मेरा ख्याल है कि कोई ट्विटर पे हैं, कोई सदीक चांद साहब, उन्होंने ये ट्वीट किया था, बिल्कुल है ना, और उसके बाद जो है ना ये सारी चीज़ सूरत हाल सामने आई। तो ये गोल्डन प्रिंसिपल्स होते हैं कि अगर आपका अपना फैसला है तो आप उसके ऊपर कैसे नहीं, खुद ही नहीं बैठना चाहिए था। वैसे जुडिशल प्रोप्राइटी ये कहती है, लेकिन शायद जैसे 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अंदर था कि वो एक फर्म के वकील रहे थे और फिर उसी का फैसला जब उनके सामने आया जज करने का तो उन्होंने खुद को रिक्यूज नहीं किया था, तो शायद वो यही समझते हैं कि शायद यही एक तरतीब है। लेकिन खुशी की बात ये है कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने कभी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को नहीं कहा कि जनाब सीनियरिटी बेसिस के ऊपर जो है वो बेंचेस बनाए जाने चाहिए। जैसा कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा जब अपने आखिरी टेन्योर के अंदर जब उन्होंने जो वो था ना एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर वाला जो बेंच था, उसके ऊपर एक असूल तय किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो है वो 5 रुकनी बेंच सुना करेगा। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जो है वो यही है कि जनाब सीनियर मोस्ट जजेस पर मुझमें 5 जिसमें भी आईनी मामला होगा वो 5 रुकनी बेंच जो है वो उसको सुना करेगा। जी, ये आपने सुना क़य्यूम सिद्दीकी साहब की एक बड़ी इन डेप्थ जो राय है और उन्होंने सारा कुछ आपके सामने हकीकत खोल के बता दी। लेकिन अब जस्टिस इजाजुल एहसन के ख़त के बाद अगर कोई वजाहत आती है, कोई चीज़ें सामने आती हैं तो ही चीज़ें क्लियर हो सकेंगी। लेकिन अलमुक्सर यही सिद्दीकी साहब के बकौल के जैसे वो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का केस भी सुनते रहे और फिर बतौर वकील मतलब केस लड़ते रहे, फिर जब मामला आया तो उसमें जज बन के भी उसमें बैठे रहे। तो शायद वो समझते हैं कि मामलात ऐसे चलते हैं, लेकिन हकीकत में मामलात जो उनकी सोच और उनकी मंतक के मुताबिक मतलब आप ये देख लीजिए कि जिस कानून को वो कह रहे थे कि गैर आईनी उस कानून पे अमल भी कर रहे हैं। हाँ। और वो कहते हैं कि वो जज फॉर हिज ओन कॉज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जैसे उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अपनी खुश दामन के ऑडिलिक्स का केस सुन सकते हैं तो वो ये भी सुन सकते, सही है। तो बहरहाल ये चीज़ें यहाँ देखते हैं आगे मामलात कैसे चलते हैं। हाँ, सुन सकते हैं सर, इजाजुल एहसन साहब तो कुछ भी सुन सकते हैं और कुछ भी एतराज़ उठा सकते हैं, उनको ये आज़ादी है। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।